नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, लेकिन कुछ समस्या के कारण हम कुछ दिन के लिए बाहर थे, लेकिन फिर से आपके सामने एक बार प्रस्तुत हैं। आपका वहीं से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3, और ये आपके लिए एसएससी जीडी के कम से कम हम 60 प्रैक्टिस सेट, 50 से 60 प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाले हैं। अब के थोड़ा सा लेवल हमने प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, और उम्मीद है आपको ये भी प्रैक्टिस सेट बहुत पसंद आएगा। चलो साथियों, तो आज बात करते हैं आज पहला प्रश्न किस आधार पे किस किस प्रकार के आपके प्रश्न हो सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये आज का पहला प्रश्न है, आपको इसे मात्र 5 से 6 सेकंड में जवाब देना होगा। जैसे हमने पहली क्लासों में बताया है कि अगर इस प्रकार का कोई सवाल आ जाता है तो आप 5 से 6 सेकंड में इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि एक बेलन का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे भाई कितना है, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास मेरे भाई क्या बताना है, आधार का व्यास। आपको पता है अगर हम व्यास की बात करते हैं दोस्तों, व्यास बराबर होता है 2 × r, मतलब रेडियस। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ आंसर है वो रेडियस का क्या होगा, मल्टीपल। और हमने आपको कल बताया था कि अगर रेडियस की बात आ जाती है और आपका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसी वैल्यू में है, कंप्लीट वैल्यू में है मेरे भाई। कैसी वैल्यू है, कंप्लीट। किस में नहीं है, दशमलव में नहीं है, और आपकी जो हाइट है वो भी 7 से नहीं कट रही है। तो कहने का मतलब ये है जो यहाँ व्यास है वो 7 के मल्टीपल में आएगा। किस में आएगा साथियों, 7 के किस में आएगा, गुणांक में आएगा। और यहाँ एक बात खास है कि यहाँ पर जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसा है, दशमलव में नहीं है। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं 7 से 42 कटता है, ये जवाब हो सकता है। पॉइंट वाला जवाब नहीं लेंगे, पॉइंट वाले की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैसा जवाब है, वैल्यू एग्जैक्ट है। तो जवाब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 42 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से। ये एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है मोहित और सुमित क्रम से 6600 और 84,000 रुपए निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वो 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय की अवधि का अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहूं कि लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है दोस्तों पूंजी गुणा समय। क्या होता है, पूंजी गुणा समय, यही क्या होता है, लाभ। और इसने कह दिया कि पूंजी कितनी है, 6600। पूंजी कितनी है दोस्तों, 66,000 सॉरी, और समय मान लेता हूं T1। दूसरी पूंजी कितनी है, 84,000, और समय मान लेता हूं T2। मतलब ये किसका अनुपात बन गया, तो ये अनुपात बन गया साथियों लाभ का। लेकिन लाभ का अनुपात इसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 11:9। ठीक है दोस्तों, यहां से 3 जीरो से यहां से उड़ा दो। अब मैं इसे क्या कह सकता हूं कि 66 T1 अपॉन 84 T2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 11/9। 11 से ये कट जाएगा 6 बार, और 6 से ये कट जाएगा साथियों कितने बार, 6 कम 6, 6 चौक 24। तो यहां से T1 अपॉन T2 अगर मैं निकालूं तो ये वाला वैल्यू कहां चला जाएगा, ऊपर। तो जवाब आएगा कि भाई T1 अपॉन T2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 14/9, और इसी को कहते हैं दोस्तों 14:9। तो जवाब क्या होने वाला है, जवाब इसका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन सा सवाल आपको बता रहा है। मनोज 20 किलोमीटर की दूरी तथा 36 किलोमीटर की दूरी, दो दूरियों को क्रम से 5 घंटे और 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा में क्या कह रहा है, संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या है। तो हम पहले बता चुके हैं कि भाई औसत गति जो होती है, औसत चाल जो होती है क्या होगी दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 20 और 36, टोटल कितनी हो जाएगी, तो 20 और 36 हो गई 56। कुल समय कितना है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो कितनी बार कट जाएगा, 8 7 56, तो कितनी हो जाएगी चाल, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें एक अच्छा सवाल जो आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। समय दूरी से ये सवाल है जिसका नाम है MDH। क्या है मेरे दोस्तों, MDH ये टाइप है। इसने कहा है 18 मजदूर
क्या मेरे भाई 18 मजदूर एक कार्य का 1/3 मतलब कितना हिस्सा कर रहे हैं 1/3। हम कह सकते हैं कि कार्य कितना है हमारा 3 और कितना हिस्सा किया है इन्होंने 1। किसने क्या है 18 मजदूर कार्य का 1/3 भाग 27 दिन में। साथियों जब भी हम करेंगे तो MDH बराबर क्या लगाना है इसमें MDH और बटे में क्या होता है साथियों W कहां रहेगा नीचे। इसलिए कहा है कितने मजदूर हैं 18 मजदूर हैं। पहले कितने 18 कितने दिन में कर रहे हैं जब H की बात नहीं है तो H को हटा लिया जाता है। कितने दिन में कर रहे हैं तो गुणा 27 दिन में कर रहे हैं। काम कितना है हमारा 3 कितना कर दिया 1। ठीक है दोस्तों बराबर कह रहा है कि कितने मजदूर तो मैंने कह दिया मजदूर M ही है। पूरे कार्य को पूरा कार्य कितना है साथियों तो कुल कार्य हमारा 3 है। इस 3 कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं तो गुणा क्या ऊपर कितना हो जाएगा 9। 3 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 9 बार। तो M की वैल्यू हो गई 18 गुणा 9 और आपको पता है कि 18 निम्मा कितना होता है 162 क्या हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा। तो कितने मजदूर करेंगे इस कार्य को 162। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न आपके लिए। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। क्या मेरे भाई 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है आपसे कहे कि भाई 6 लगातार जब भी ऐसा प्रश्न आता है 6 लगातार कहे सम या कहे विषम मेरे भाई क्या कहे विषम और इनका क्या दिया हो औसत क्या दिया हो औसत कितना दिया है 11 कितना दिया है 11। तो हम क्या करेंगे इसमें से एक नंबर क्या कर लेंगे कम कर लेंगे। एक नंबर कम करने के बाद कितना वैल्यू बना यहां से 5। आपसे पूछा है छोटी संख्या पूछता है तो माइनस कर दो। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या कर देंगे प्लस। तो ये कह रहा है छोटी संख्या तो 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा 6। बड़ी संख्या पूछता तो 11 और 5 कितना हो जाता 16। तो ये बड़ी संख्या बनती और ये कौन सी संख्या है छोटी संख्या। क्या है मेरे भाई छोटी संख्या। तो हम कहेंगे इसकी सबसे छोटी संख्या क्या होगी 6 होगी। तो जवाब कितना हो जाएगा 2 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए एक और सवाल से बात करते हैं जिसका नाम है कि भाई एक 420 मीटर लंबी ट्रेन या रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। ठीक है कितने लंबा प्लेटफॉर्म है 580 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लंबाई कितनी है 420। तो इस केस में अगर दूरी बराबर डिसाइड करें तो दूरी बराबर होती है ट्रेन की लंबाई मेरे भाई प्लस किसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई। इन दोनों की लंबाई ही क्या कहलाएगी दूरी और दूरी कितना हो जाएगा 420 प्लस 580 तो कितनी हो जाएगी तो ये हो जाएगी साथियों 1000 मीटर। कितनी लंबाई हो गई 1000। लेकिन जो चाल है जो स्पीड है वो चाल दे रखी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देख पा रहे हैं जो हमारा टाइम दे रखा है वो सब किसमें समय में। ये भी सब किसमें दे रखा है सॉरी सेकंड में दे रखा है। किसमें दे रखा है सेकंड में। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो चाल है उसे भी मीटर प्रति सेकंड में ले आओ और मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं दोस्तों। इसे काट दो 6 से 6 दूनी 12 और इसे काट दो 6 से 3 बार तो जवाब आया 100/3 मीटर पर सेकंड क्या हो गई आपकी चाल हो गई। ये कह रहा है दूरी कितनी है तो दूरी है 1000 और चाल कितनी है तो चाल है कितनी है 100/3। तो अगर हमें क्या चाहिए समय चाहिए। क्या चाहिए समय। तो मैं ये कहूंगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 1000 बटे समय कितना है 100/3। क्या है मेरे दोस्तों 100/3। 3 कहां चला जाएगा ऊपर और यहां से क्या हो जाएगा ये हट जाएगा 100 से 2 जीरो हटा दो कितना बन गया 30 सेकंड। इसका क्या आने वाला है जवाब आने वाला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 30 सेकंड में क्या कर लेगी ये अपनी लंबाई पार कर लेगी प्लस किसकी लंबाई पार कर लेगी प्लेटफॉर्म की लंबाई पार कर लेगी। तो जवाब क्या हो जाएगा 30 सेकंड इसका जवाब हो जाएगा। चलो दोस्तों इस सवाल को बताना है आप इसे किस आधार पर सोल्व करते हैं या करने वाले हैं। अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो ये समझो आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। अगर आप इन सवालों को भी गलत करते हो तो कहने का मतलब है कि आप अपनी रेस में
कदम सही से नहीं रख रहे हो। ये कह रहा है कि भाई एक थैले में सफेद और पीली गेंद क्रम से, कैसी गेंद है, सफेद है और एक पीली गेंद क्रम से किस किस अनुपात में है, 12 और 17 के अनुपात में है। कह रहा है कुल गेंद की संख्या कितनी है, 116 है। तो आपसे पूछा है पीली गेंद की संख्या कितनी होगी मेरे भाई। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया है अगर चीजें अनुपात में आपके सामने हैं तो सबसे पहले इसने कहा है कौन सी गेंद की संख्या बतानी है, पीली की। तो पीली गेंद का अनुपात कितना है मेरे दोस्त, पीली गेंद का अनुपात है 17। तो इसका मतलब है कि जो भी ऑप्शन होगा वो 17 का क्या होगा, गुणांक होगा। और 17 का गुणांक देखिए, 17 चौके 68 ये है, 17 से ये नहीं कटेगा, 17 से ये भी नहीं कटेगा, 17 से ये भी नहीं कटेगा। तो आपके सामने एक ही ऑप्शन सही है जिसका नाम है 17 चौके 68 और यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब। अगर आप इसे जवाब लाना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये कह रहा है कि ये सफेद गेंद है और ये कैसी गेंद है, पीली। क्या है मेरे दोस्त, पीली। तो इसका कितना बना 17 और टोटल गेंद कितनी बनी यहां से, तो यहां से टोटल गेंद बनेगी 29। लेकिन ये किस में, अनुपात में। वास्तविकता कितनी दिखा रखी है साथियों, तो ये दिखा रहा है 29 की वैल्यू कितनी है, 116। तो ये कितनी बार कट जाएगा साथियों, तो ये 2 से कितनी बार, 4 बार जाएगा। 4 नाम 36, 4 दूनी 8 और 3 11। जितनी गुणा यहां लगी है उतनी गुणा पीली वाली के नीचे लगा दो और 17 चौका कितना हो जाएगा, 68। तो मेरे दोस्त इसमें वही बात है कि जो ये किसके मल्टीपल में बैठा होता है, 17 के मल्टीपल में बैठा होगा। तो इन सवालों को करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है पीली वाली गेंद पूछी है तो पीली वाली गेंद कितनी है, 17। तो वो 17 का ही क्या होने वाला है, मल्टीपल होने वाला है। ठीक है साथियों, चलिए एक और सवाल की बात कर लेते हैं। बेहतरीन सवाल, थोड़ा सा घुमावदार सवाल है और ये कहता है कुछ इस प्रकार से कि एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया गया तथा परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। साथ ही इसने कहा है कि कोई संख्या मान लो ये है, इसे पहले a% बढ़ाएं या घटाएं, फिर परिणामी जो आया ये परिणामी संख्या आएगी, इसे b% बढ़ाएं या घटाएं। तो ये जो आया यहां से यहां तक का, तो ये कह रहा है जो ये चेंज है, ये वाला चेंज क्या होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कहते हैं इसे सक्सेसिव चेंज। क्या कहते हैं, सक्सेसिव। पहले यहां से यहां चेंज हुआ, फिर यहां से यहां चेंज हुआ, तो दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव चेंज। ठीक है, क्रमिक चेंज जिसे कहते हैं। तो ये होता है साथियों a + b + ab/100। ठीक है, और इसमें क्या लगा देंगे, परसेंटेज का साइन। तो ये कहता है पहली बार वृद्धि हुई है तो प्लस का साइन लेंगे। ठीक है, 40। अब कह रहा है घट रहा है तो माइनस का साइन लेंगे, 25 प्लस। अब ये कह रहा है 40 गुणा और 25 कैसा है, माइनस का बटे क्या कर लेंगे, 100। यहां से कहेंगे भाई 25 चौके 100 और यहां से कहेंगे भाई 10 कैसा है, माइनस का। यहां से देखो 40 में से 25 गए तो 15 और यहाँ 10 कैसा हो जाएगा, माइनस का 1 है तो कितना बनेगा, माइनस का 1 बराबर कितना हो गया, 5% की क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। तो जवाब क्या होने वाला है, 5%। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर हमारा इस प्रकार से चेंज होता है तो पहला चेंज है 40% दोस्तों। कितना चेंज है, 40। इसे लिखा जाता है 2/5। ठीक है, दूसरा चेंज है 25%, इसे लिखा जाता है साथियों 1/4। ये कह रहा है पहला चेंज मेरा अगर 5 था, क्या था मेरे दोस्तों, पहला चेंज कितना था, 5 था, तो मैं ये कहूंगा कि पहले 5 था, 5 से 2 का वृद्धि हुआ है तो 2 बढ़ा दो, 5 से 7 हुआ है। पहला नीचे कितना है, 4 था, 4 में कमी कर दो, 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया, 3। तो हम कहेंगे टोटल चेंज क्या है भाई, यहां से गुणा लगाओ, 4 × 5 = 20, यहां से गुणा लगाओ, 7 × 3 = 21। पहले वैल्यू कितनी थी, 20, अब कितनी हो गई, 21। कितने का चेंज है, 1 की वृद्धि है, कितने पर है, 20 पर है, तो 1/20 गुणा क्या लगाएंगे, 100 दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 20 × 5 = 100। तो अगर ऐसे क्रमिक चेंज होता है तो हम ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए एक और बेहतरीन सा सवाल, बहुत छोटा सा और अच्छा सवाल। कहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपए है, हानि 22% है, तो कुल हानि क्या होगी। बहुत छोटा सा सवाल पूछ लिया है, सिर्फ 1126 का
आपको हानि परसेंट बनाना है तो रुपए निकालने हैं, तो इसका 22% निकाल देना है दोस्तों। ठीक है, अब इसकी आपको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं ये कहूंगा पहले इसका क्या कर दूं, दोगुना, तो दोगुना करूंगा 11 दूनी 22 और भैया 26 दूनी 52, तो मैंने दोगुना किया है, यहां से क्या किया है दोगुना, तो यहां कितनी वैल्यू रह गई 11 बटे कितना रह गया है 100। ठीक है दोस्तों, अब 11 की गुणा करना थोड़ा आसान है, तो मैं कहूंगा 11 की करेंगे तो 2, 5 और 2 7 और 5 और 2 7 और यहां से 2 और 2 4 और 2 बटे कितना है साथियों 100 है। 100 से डिवाइड करने के लिए अंत से 2 पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो जवाब क्या आ जाएगा 0.72। एक ही ऑप्शन है जिसमें 0.72 क्या है जवाब है। ठीक है, मैंने क्या किया 22 में से 2 निकाला तो क्या बच गया 11, तो 2 निकाल के इधर गुणा कर दिया तो 26 दूनी 52, 11 दूनी 22, 11 से गुणा किया तो 2, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 2। ठीक है साथियों, तो यहां से लास्ट में क्या आ रहा है 72 आ रहा है, डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो लास्ट में 72 के आगे क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको अच्छे से कर लेनी है दोस्तों, बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आपको इसे सॉल्व करना है दोस्तों, आपको इसे सॉल्व करना है। इसका जवाब क्या होने वाला है, यह कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 है। मतलब यह कह रहा है पहली वस्तु का CP1 क्या है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो CP1 और दूसरी वस्तु का SP मतलब CP2 आपस में कितना है मेरे भाई 480 है। तो यहां से एक बात समझ में आई, CP1 बराबर SP2 के बराबर है। ठीक है, और कह रहा है यदि पहली वस्तु 20% की लाभ पर बेची जाती है, दूसरी वस्तु 20% के हानि पर बेची जाती है, दूसरी वस्तु पे क्या होती है 20% की हानि, तो कुल हानि क्या है। ठीक है दोस्तों, पूछा है कुल हानि क्या है। तो मैं अगर इसे बात करूं भाई, पहली वस्तु की बात करूं 20% को लिखा जाता है 1/5। पहली वस्तु का CP कितना था भाई, पहली वस्तु का CP था 5 था और 1 के लाभ पे बेची जा रही है, तो कितने पे बेची जा रही है 6 पे। दूसरी वस्तु क्या है 1/5, पहली वस्तु का CP 5 है और 1 की हानि पे बेची गई, तो कितने में बेची गई 4। अब मुझे यहां से बातें करनी है, यह कह रहा है पहली वस्तु का CP दूसरी वस्तु का SP क्या है आपस में बराबर है, क्या है आपस में बराबर। अगर मैं इन्हें बराबर कर दूं तो यहां 5 से गुणा करेंगे मेरे भाई और यहां कितने से गुणा करेंगे 4 से। ठीक है दोस्तों, यहां 5 से गुणा करनी होगी और यहां 4 से गुणा करनी होगी, तो 4 से की और 5 से की तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 दोनों वैल्यू क्या हो गई हमारी सही हो गई। जितनी गुणा यहां की है उतनी गुणा यहां करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रेशो ऊपर वाला है, तो यहां पे कितनी करनी पड़ेगी 4 से। जितनी गुणा यहां की है उतनी गुणा यहां करो 5 से, और साथियों बना दो कि यहां पे क्या क्या आपका वैल्यू आएगा। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 20 और 25 कितना हो गया 45। बट टोटल SP कितना हो जाएगा 45, CP कितना हो गया 45। 6 चौक 24 और 5 चौक 20, 24 और 20 कितना हो गया साथियों 44। मतलब ओवरऑल मुझे क्या कह रहा है कुल पर, क्या कह रहा है कुल पर, तो पहली कुल वस्तुओं का क्रय मूल्य था 45, अब कितना है 44, कितने की हानि है 1 की। ठीक है दोस्तों, कितने की हानि है 1 की। ये कह रहा है भैया प्रत्येक इसका विक्रय मूल्य कितना है 5 चौक 20 और कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है 480, तो साथियों 20 की वैल्यू कितनी है 480। 1 की वैल्यू निकालूंगा, 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 480 बटे कितना कहूंगा मेरे भाई 20, तो 0 से 0, तो 2 से कितनी बार 24 बार। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो और हानि भी कितनी की है 1 की, तो ये वाली गुणा यहां लगा दो, 24 की गुणा इसमें लगाएंगे तो ये हानि थी अपनी, तो कुल पर हानि कितनी हुई है 24 रुपए की क्या हुई है दोस्त हानि हुई है। तो आपको इसे लेने की कोई खास वजह नहीं थी, हम डायरेक्ट किससे कर लेते रेशो से इस सवाल को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका मेंसुरेशन से लिया गया है कि आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 6:1 है। किसका अनुपात है ये, क्षेत्रफल का अनुपात है साथियों।
एरिया का रेशो 6:1 है। फिर कहा है उनके आधार का अनुपात, तो आधार का अनुपात क्या दे रखा है, बेस का रेशो दे रखा है साथियों, वो दे रखा है 3:2। क्या दे रखा है, 3:2। आपसे पूछा है ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, किसका पूछा है, हाइट का अनुपात क्या है। तो साथियों आपको पता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू रेशो के केस में कट जाती है, तो मुझे अगर हाइट चाहिए तो हाइट बराबर क्या होगा, एरिया बटे बेस आ जाएगा। अगर मुझे हाइट चाहिएगी तो क्या आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा दोस्तों एरिया अपॉन में क्या आ जाएगा, बेस। तो एरिया बटे क्या आ जाएगा, बेस, मतलब आधार। और इसमें कहा है कि भाई एरिया कितना है, 6 है, और बेस कितना है, 3 है। तो 6 को 3 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 2 बार, तो यहां से 2 आया। 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 1/2। और रेशो कभी विभिन्न में नहीं होता है, तो ये वैल्यू कहां गुणा कर जाएगी, यहां, तो अनुपात हो जाएगा 4:1 का। अनुपात कितने का होने वाला है, 4:1 का इसका अनुपात है। तो ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से करना है मेरे भाई। ये कह रहा है एक राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, 24,000, तथा समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 12,700 रुपए है। कैसा है मेरे भाई, 12,700 रुपए है। इसमें एक बात और लिखी है कि संयोजन जो होता है वो वार्षिक किया जाता है। आपको बताना है ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी दोस्तों। अगर मैं ये कहूं कि ब्याज की वार्षिक दर, तो हम कहेंगे कि भाई ये कह रहा है कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 24,000। अगर मैं यहां से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालूं तो बटे 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12,000। रेहाया ना, मैंने कहा 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 24। अगर मुझे 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिल जाए तो कितना है, 12,000। ये कह रहा है कि भैया 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या आ गया दोस्त, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया 12,000 रुपए। लेकिन ये कह रहा है कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है साथियों 12,750 रुपए, 12,750 रुपए। ठीक है दोस्तों, आपको पता है जो साधारण ब्याज है वो केवल मूलधन पे लिया जाता है, इसलिए साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, समान। तो मैं ये कहूंगा पहले साल कितना होगा, 6 से 6,000, और दूसरे साल का भी कितना होगा, 6,000। तभी तो 2 साल का कितना बनेगा, 12,000। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज जो है साथियों, वो ब्याज पर भी क्या लिया जाता है, ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है ना। इसका मतलब जब दूसरे साल का ब्याज होगा वो किस पे लिया जाएगा, पहले साल के ब्याज से। मैंने देखा अगर ये भी साधारण होता तो ये भी 12,000 होता, लेकिन ये कितना फालतू है, 750। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दूसरे साल जो ये पैसा मिला है 750, तो यहां जो 750 मिला है ये, तो ये किस पे मिला है, ब्याज पे। मतलब कितना ब्याज मिला है, 750 कितने पे मिला है, 600 पे। तो मैं कहूंगा दर बराबर 750 बटे 6,000, और गुणा क्या लगा देंगे, 100, 0 से 0 काट दो तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 है, और 6 पंजे 30। तो कितना आने वाला है, 12.5% क्या आ जाएगा, इसका ब्याज का दर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बेटा समान होता है। तो इसका मतलब है जो ये 750 रुपए फालतू आए वो कौन से वर्ष में आए होंगे, दूसरे वर्ष में। कितने रुपए फालतू में, 750 किस पे मिले होंगे, 6,000 पे। तो 750 बटे 6,000 गुणा 100 कितना आ गया, 12.5। चलिए एक और बढ़िया सा सवाल आपके लिए, ये वाला। औसत में से 100% 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बेहतरीन टॉपिक होता है एवरेज। आपको बताना है कि भाई एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपए है, शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35 रुपए है। कह रहा है वस्तुओं को मिलाकर औसत मूल्य क्या है।
ठीक है दोस्तों, इसने कहा कि भाई औसत में डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, औसत कितनी वस्तुओं का, तो ये कह रहा है पहले जो है 30 वस्तुओं का। दोस्तों कितनी वस्तुएं, मैंने वस्तुएं इधर लिख दी, जो काउंटिंग है इधर लिख दी। 30 वस्तुओं का औसत मूल्य है साथियों 30 रुपए, और बची जो वस्तुएं उनका भी औसत मूल्य कितना है 35, कितना है 35। तो ये कह रहा है 30 वस्तुओं का था 30, बची कितनी थी 30, और उनका कितना है 35। तो ये कह रहा है दोनों को मिला के औसत मूल्य क्या बनेगा, तो ये हमें बताना है साथियों। ठीक है, अगर मैं इसे अप्लाई करना चाहता हूं तो साथियों ये क्या है, वस्तुओं की संख्या है, क्या ये संख्या। मैं इसे क्या बनाऊंगा, पहले इसका अनुपात बनाऊंगा, तो अनुपात क्या हो गया 1:1। क्या हो गया दोस्त, 1:1। और अब मैं क्या करूंगा, यहां से इन दोनों का लूंगा अंतर। क्या लूंगा दोस्त, इन दोनों का लूंगा अंतर। तो अंतर क्या है दोनों के बीच, 5 है। और यहां से टोटल वैल्यू कितनी आई है साथियों 2। इस 5 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आया 2.5। कितना आया मेरे दोस्त 2.5। इस 2.5 को अगर इसमें जोड़ देता हूं तो यहां बनेगा 32.5। कितना बन जाएगा दोस्त 32.5। तो कहने का मतलब है जो दोनों वस्तुओं का औसत मूल्य है वो कितना है 32.5। अब आप इसका रेशो बनाना चाहें, अगर 32 में से इसे घटाएंगे तो भी 2.5 बचेगा, और 35 में से इसे बचाएंगे तो भी 2.5 बचेगा। तो अनुपात क्या आ जाएगा आपका 1:1। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीका तो आपका ये हो जाता है कि दोनों का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा 32.5। दूसरा क्या है, मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो सेकंड मेथड है कि भाई पहले वस्तु कितनी है, पहले वस्तु है 30 है, और इनका औसत कितना है, मूल्य जो रुपयों में है वो कितना है 30। बची वस्तु कितनी है 30, बची वस्तु कितनी है 30, और इनका औसत मूल्य है 35। साथियों हम करेंगे क्या कि हम वस्तुओं का रेशो बना लेंगे। संख्या का क्या बनाना है आपको, रेशो। तो यहां से 30 से कम 30, 30 से कम 30। अब मैंने कहा कि भाई एक वस्तु का मूल्य कितना है 30, तो टोटल कितना बना 30। यहां दूसरी वस्तु का मूल्य कितना है 35, तो टोटल कितना बना 35। तो कुल रुपए कितने बन गए 65। ये कुल है, रुपयों का कुल योग 65 है। संख्या कितनी बनी टोटल 2, संख्या कितनी बनी टोटल 2। और आपको जब औसत पूछा जाता है दोस्तों, तो जब औसत पूछेंगे तो हम कहेंगे औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। क्या मेरे भाई, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना आया है आपका 65, संख्या कितनी बनी है 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। दोस्तों कितना आ जाएगा 32.5 के आने वाला, इसका जवाब आने वाला है। तो ये भी एक इसका ऑप्शन, ये भी एक मेथड है जो अच्छा मेथड है। आप पहले संख्याएं लेंगे, उनके नीचे उनका मूल्य रखेंगे, संख्याओं का क्या बना लेंगे अनुपात, एक की वैल्यू 30, एक की वैल्यू 35, तो यहां से टोटल निकाल देंगे। ठीक है साथियों, अब यहां से टोटल संख्या 2 है, तो 65/2 बराबर 32.5। चलिए एक और बेहतरीन सवाल आपके लिए, आपको बताना है यदि P अनुपात Q 7:8 है तो P स्क्वायर बटे Q अनुपात Q स्क्वायर बटे P का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि आपसे कह रहा है कि P स्क्वायर बटे Q अनुपात Q स्क्वायर बटे P, तो हमने आपको बताया अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है, अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी गुणा यहां लगा दूंगा और इसकी गुणा यहां लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा P का Q और साथियों ये बन जाएगा Q का Q। ठीक है, तो ये कह रहा है P और Q की वैल्यू कितनी है भाई, P की वैल्यू है 7 और Q की वैल्यू कितनी है 8। तो 7 का Q होता है 343, 8 का Q होता है 512 है। तो जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई 343 512, इसका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी, यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है दोस्तों।
ठीक है, चलिए मैं ये बात कर लेता हूं कि भाई लड़के कितने हैं 1400, ये बॉयज हैं। गर्ल्स कितनी है 900, कितना है साथियों 900। इसने कहा है 52% लड़के, कितने 52% लड़के, तो ये कह रहा है 52% लड़के क्या हो जाते हैं उत्तीर्ण हो जाते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो मैं कहूंगा फेल कितने हुए, तो मैं कह सकता हूं फेल हुए साथियों 48%। लड़कियां कितनी उत्तीर्ण हो रही है, तो लड़कियां 68% उत्तीर्ण हो रही है। ये उत्तीर्ण हुई तो फेल कितनी हुई है 32%। हर वैल्यू अपने आप में 100 होती है। अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो ये फेल वालों का परसेंटेज आ रहा है, किसका आ रहा है फेल। तो परसेंटेज हटाने के लिए 2 जीरो चटका दो दोस्तों, 16 अट्ठे 112 है, और सॉरी 14 अट्ठे 112 है, और 14 चौके 56, और 11 कितना होता है साथियों 56, और 11 हो गया 67। 14 अट्ठे 112 है, 14 चौके 56, 56 और 11 कितना होता है 67। परसेंटेज हटाने के लिए 2 जीरो, 9 दूनी 18, 9 दिया 27 और 1 28। देखो फेल होने वाले लड़के कितने हैं 678, लड़की कितनी है 288, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो साथियों जोड़ दो, ये 14 अट्ठे 112, ये 2 आएगा, तो जोड़ दो, यहां से बनेगा साथियों 0 8 7 15 और 1 16, और 6 और 2 8 और 1 9। टोटल विद्यार्थी आपके जो फेल हैं ये फेल हैं, कुल जो फेल हैं, कुल फेल हैं साथियों 960। कितने में से हैं, तो मैं ये कहूंगा ये है टोटल 900 और 1400, तो ये बनेगा 2300। कुल छात्र कितने हैं, कुल स्टूडेंट है 2300 में से कितने फेल हैं 960। अगर इनका परसेंटेज बनाएंगे तो बटे क्या कर देंगे 2300, और गुणा क्या लगा देंगे 100, 0 से 0 चटका दो, 23 चौका 92, तो 4 से एक ही बार जा रहा है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट 41.78। भाई 23 चौका कितना होता है 92, और कोई नंबर नहीं है जो 4 बार जा रहा हो, तो केवल एक ही है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक सवाल ये वाला, ये हम पहले भी करा चुके हैं, ये मतलब हर प्रैक्टिस सेट में देखने को मिला है। इसमें कहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम समावर्तक नहीं होता, मतलब एलसीएम नहीं हो सकता। एलसीएम बराबर होता है ए गुणा बी गुणा क्या होता है साथियों एचसीएफ। तो इसका मतलब है एचसीएफ क्या होता है, अगर एलसीएम के गुणांक में होता है, तो 12 का गुणांक जो नहीं होगा वही क्या नहीं हो सकता एलसीएम। तो 12 पंज 60, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 80 नहीं कटता है, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक ये सवाल है साथियों, साधारण ब्याज से संबंधित है। आपको बताना है 10,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 15% की दर से P वर्षों में 16,000 रुपए हो जाती है, तो P का मान क्या है। बड़ा सिंपल है कि भाई P क्या है, वर्ष है, P समय है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा क्या होती है दर। अब इसने कहा है कि भाई कितनी है ब्याज कितनी, भाई 10,000 रुपए की राशि कितनी हो गई 16,000। 10,000 रुपए की राशि आपकी 16,000 हो गई, तो ब्याज कितना मिल गया साथियों 6,000। तो 6,000 आपका ब्याज है गुणा 100 कितने पर है भाई 10,000 पे, तो बटे 10,000, और कितना ब्याज का दर है तो 15%। तो भाई 4 जीरो हटाओ, 2 जीरो 2 जीरो, 15 चौके कितना हो गया 60, तो कितना समय हो गया 4 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है क्या है, तो ऑप्शन 1 इसका क्या होगा सही जवाब। और क्या हो सकता है साथियों, ये वाला सवाल आपको बताना है, एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तथा एक दिन में 8 घंटे कार्य करके एक समान कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो कहा है एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर तथा ए, आर और ए मिलकर कितने समय में करेंगे ये बताना है साथियों। आर और ए दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो मैं ये कहूं
कि भाई हमारा इसमें क्या लगने वाला है, एमडीएच। क्या लगाएंगे, एमडीएच। जितनी बार कह रहा है उतनी बार क्या लगा देंगे, एमडीएच बराबर क्या लगाएंगे, एमडीएच। अब ये कह रहा है कि भाई कितने आदमी है, पहले आर आदमी है तो आदमी की वैल्यू यहां पे आर है। कितने दिन में करता है, 12 दिन में। कितने समय तक करता है, 4 घंटे तक कार्य करता है, तो गुणा 4, कार्य 1 है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा है तथा 1 दिन में 8 घंटे काम करके ए समान कार्य है। तो ये कह रहा है अब के जो आदमी है वो ए है, समान कार्य को कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है साथियों, तो ये दिन लेता है, तथा 1 दिन में 8 घंटे काम करके कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में कर रहा है, 9। अब ये कह रहा है कि यदि दोनों ए आर और ए कितने घंटे, 2 घंटे, तो मैं कहूंगा आर प्लस ए 2 घंटे काम करें तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करें। ठीक है, बस इसमें एमडीएच लगा देना है। अब हमारे पास यहां से तो हमें आर और ए की क्या निकाल लेनी है, वैल्यू। आर और ए की क्या निकाल लेनी है, वैल्यू। कैसे निकालेंगे भाई, यहां से 8 से डिवाइड करो, मतलब 4 दूनी 8 और 2 से कितनी बार, 6 बार। ठीक है साथियों, अब यहां से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो मेरे पास यहां से वैल्यू जो निकल के आई तो भाई 2r इजकल टू कितना आया, 3a। ठीक है, अगर r अनुपात a की वैल्यू निकालें तो r की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये मेरे पास r और a की क्या आ गई, वैल्यू। और इन दोनों को मैं इन दोनों में क्या कर दूं, शिफ्ट कर दूं, तो यहां से वैल्यू निकाल दो। a की वैल्यू कितनी है साथियों, 2 है, तो मैं यहां लगा देता हूं 2 गुणा 8 गुणा 9। r और a की दोनों की टोटल वैल्यू कितनी है, तो r और a की दोनों की टोटल वैल्यू है 5, तो यहां गुणा 5 और यहां गुणा 2 और गुणा d। अब मैं यहां से d की वैल्यू निकालूं तो भाई 2 से तो 2 कट जाना है, तो यहां से 9 अट्ठे 72 बटे कितना होगा, 5। तो ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 72 बटे 5। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो आपको बताना है कि भाई 7 राज्यों में, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देशों की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, कि प्रतिशत के रूप में ये बर्फबारी आपकी दर्शाई गई है। कह रहा है देशों द्वारा वार्षिक बर्फबारी कितनी है, 700 सेंटीमीटर है दोस्तों। क्या है, 700 सेंटीमीटर। तो बताना है कि S2, S3, S7 औसत वार्षिक बर्फबारी, तो हम कहेंगे कि भाई 100, ये टोटल कितना है, टोटल देश का कितना है 100, ये कितना है 100%, और 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 700। 100 की वैल्यू कितनी है 700, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। हमें चाहिए S2, S6, S3, तो S2 कितना है 15, S6 कितना है 14, S7 कितना है 25, तो 15 और 14 कितना होता है 29, 29 और 25 हो गया 54। तो इन तीनों को अगर जोड़ दें तो तीनों की वैल्यू कितनी बन गई 54%। तो 1 की वैल्यू 7 है, तो भाई 54% की वैल्यू निकालें तो 7 गुणा कितनी हो जाएगी 54। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी औसत बर्फबारी बताने की बात कर रहा है। ये केवल हमने बताया इन तीनों देशों में, इन तीनों राज्यों में बर्फबारी कितनी हुई है 7 गुणा 54। अगर औसत निकालूंगा, क्या निकालूंगा औसत, तो औसत बराबर हो जाएगा कुल कितनी है 7 गुणा 54 बटे कितने राज्य हैं 1 2 3, तो बटे कर देंगे 3। 3 से कितनी बार हो जाएगा 18 बार, और 18 सत्ते कितना होता है साथियों 126। इसका क्या हो जाएगा जवाब कि 126 सेंटीमीटर क्या है इसका बर्फबारी होगी। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी पर आधारित है, जो आपको बताना है। इसे भी आप उसी आधार पे सॉल्व कर सकते हैं जैसा हमने पीछे वाला किया है। कह रहा है कि भैया पाई चार्ट है देश के लिए 7 विभिन्न वस्तुओं के आयात के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। तो ये इसका प्रतिशत रूप दे रखा है, आपसे देश की कुल आयात दिखा रखी है,
ठीक है, और आपसे पूछिए कि भाई P6 का आयात कितना है, तो मैं ये देख सकता हूं P6 का आयात कितना है यहां पे 21%। तो ये कह रहा है 100 की वैल्यू इतनी है, तो अगर 21 की वैल्यू निकालेंगे तो 21 कितना हो जाएगा 63। तो यहां पे जो 63 वाला जवाब है वही क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। ये कह रहा है देश की कुल मतलब 100% आयात कितनी है, ये वाली है, तो टोटल कितना बनेगा ये 100 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू 2 जीरो हट जाएंगी यहां से, कितनी जीरो हट जाएंगी 2, किसकी चाहिए 21 की, तो इसका मतलब है 21 63, तो 6,30,000 क्या हो जाएगी P6 की आयात हो जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए एक और बेहतरीन सवाल ये वाला। साथियों आपको बता दें कि डिस्काउंट से 100% 1 से 2 सवाल पूछा ही जाएगा। हर शिफ्ट में डिस्काउंट से 1-2 सवाल पूछा ही जाता है, तो परसेंटेज का 1/2 का आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आपको जवाब बताना है। ये कहता है कि भाई सीपी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक है, तो मैं कहूंगा सीपी, फिर बना दूं एमपी और फिर क्या बना दूं एसपी। ये कह रहा है अगर मेरा सीपी 100 है तो इससे 70% क्या अधिक है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 170। कह रहा है यदि मशीन पर 44.5% का लाभ होता है तो लाभ सीपी पर होता है, तो ये बचा होगा कितना 144.5 में बचा होगा। ठीक है, अब बात ये है कि ये पूछ रहा है छूट प्रतिशत क्या है। साथियों जो छूट है, छूट सदैव एमपी पर दिया जाता है। छूट किस पे दिया जाता है एमपी पे दिया जाएगा। एमपी कितना है आपका 170। अब यहां से देख लो छूट कितनी बनेगी भाई, 70 में से 45 घटा दो तो 25 और 5 हमने फालतू घटा दिया तो 25.5% की क्या दी है यहाँ पे छूट दी है। कितने पर दी है 170 पे, तो मैं कहूंगा छूट परसेंट बराबर छूट कितनी है 25.5 की छूट है, कितने पर है 170 पे है, और गुणा क्या लगा देंगे 100। साथियों 0 से 0 और ये 0 कट जाएगी साथियों पॉइंट से। 17 एकम 17 8 17 पंजे 85, तो जवाब कितना हो गया 15%। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा इसका 15%, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसमें ये 2 सवाल हैं जो आपके लिए किसका काम करेंगे। ये भी हर शिफ्ट में एसएससी ने पूछा ही पूछा है। ये सिंप्लीफिकेशन का आपका एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है 528 कह रहा है -24 गुणा कितना है साथियों 4/3, और का मतलब भी क्या होता है गुणा 25/7, और डिवाइड को अगर हम उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा गुणा, तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब मैं इसे सॉल्व करूं तो 3 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार, 3 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार। अब मैं इसे सॉल्व करूं तो 528 दोस्तों माइनस के 25 चौके 100, 8 दूनी 16, मतलब 1600 बटे कितना आ गया 7, कितना है अपॉन में 7। इसकी गुणा इधर कर दो तो हम कहेंगे भैया सॉल्व करेंगे तो बटे में क्या आने वाला है 7, 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 कितना होता है, तो 14 और 5 हो गया 19, साथ ही पन्ना 35 और 1 36, माइनस कितना है ये 1600। अब देखो पीछे डबल जीरो है तो पीछे क्या बचने वाला है 96। क्या यहां पर कहीं 96 बचा हुआ है, हाँ जी ये 96 है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। आप इसे घटाओगे तब भी वही बात है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लो कि 96 जीरो में से घटेगा तो 96 ही बचेगा, ऊपर एक ही ऑप्शन में 96 है। चलिए जी, आपके लिए इसमें एक होमवर्क आपको दिया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका एक बेहतरीन सवाल और है जिसको आपको कराना है। ये है साथियों एक घनाभ की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 5:4:2 है। यदि घनाभ का आयतन 5000 है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन 5000 का सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको पता है कि भाई घनाभ क्या होता है, तो घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का आयतन
क्या होता है दोस्तों, LBH। अब इसने कहा है कि जो L है वो है 5, 4 और 2, यहां से इसे मान सकते हैं 5x, इसे मान सकते हैं 4x और इसे मान सकते हैं 2x। ठीक है साथियों, इनका अगर गुणा लगाएंगे तो यहां से गुणा लगा के इसका आयतन दे रखा है 5000। कितना दे रखा है दोस्तों, 5000। 5 20 दूनी 40 और x की 3 बार गुणा की है तो q। अब 40 से इसे डिवाइड करो तो हम कहेंगे x की q बराबर 5000 बटे 40। 0 से 0 4 से कट जाएगा 125 बार, तो ये कितने का क्यूब है, 5 का क्यूब। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई 5। क्या आ गई, 5। ये वैल्यू यहां पे सेट कर दो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। आपको पता है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या मेरे भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 इंटू LB, BH और HL। अरे हाँ या ना, ये वैल्यू यहां पे सेट कर दो कि भाई 2LB, तो LB ये हो गया L इंटू B, तो मैं कहूंगा 25 दूनी 50 तो 500, कि भैया BH, तो BH ये हो गया 20 गुणा 100 बराबर 200, 20 गुणा 10 बराबर 200 प्लस, और ये कह रहा है भैया HL, तो 25 एकम 25, तो ये कितना हो गया 250। ये 500 200 450 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 गुणा भाई 450 और 500 950। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 दूनी 18, 9 2 पंजे 10, तो 18 और 1 19, तो जवाब क्या हो जाएगा 1900। किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, करेक्ट जवाब होगा। ये एकमात्र सवाल ऐसा था जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, जो 1 मिनट के आसपास आपसे, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ये भी 40 मिनट के सेकंड के दायरे में क्या हो जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके आज के 25 प्रश्न, जिसमें आपके लिए एक होमवर्क है, और हमने आपके लिए लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था कि भाई आपको उसका कमेंट करके हमें बताना है। क्या मेरे भाई, आपको कमेंट करके उसका जवाब बताना है, तो उसका जवाब क्या होगा ये आपको बताना था। तो वो क्वेश्चन जो है दोस्तों ये वाला, आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, मुश्किल से 10 सेकंड का जवाब था इसमें। अगर आप सही से सोचते तो ये कह रहा है कि रमेश 75 वस्तुओं को 10,800 रुपए की खरीदता है और उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बहाने पर बेच देता है। मतलब खरीदी कितने में, 10,800 में, और बेच भी कितने में रहा हो, 10,800 में, लेकिन इसने हानि किसकी ली है, वस्तुओं की। कितनी वस्तुओं की लिए, 5 वस्तुओं की। मतलब कितनी वस्तुएं खरीदी थी इसने, 75, लेकिन 5 वस्तुएं अपनी जेब से दे रहा है, हानि हो रही है। तो टोटल कितनी वस्तुएं दे रहा है ये, टोटल वस्तुएं दे रहा है 80। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, जो SP है, तो 0 से 0 काट दो, 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 8 ही पंजे 40। तो जवाब कितना हो जाएगा, 135 रुपए हो जाएगा साथी प्रत्येक वस्तु का मूल्य। नहीं आई बात समझ में। इसने कहा है, एक बार और समझो कि भाई इसने 75 वस्तुएं 10,800 रुपए की खरीदी, और ये कह रहा है कि भाई 10,800 की ये 75 बेची, लेकिन इसे 5 वस्तुएं और देनी पड़ गई। तो टोटल वस्तुएं कितनी दी इसने 10,800 में, तो 10,800 में इसने 5 और दी, तो टोटल वस्तुएं कितनी दी इसने 80। बात समझ में आया, अपनी जेब से 5 वस्तुएं और दे दी। बात क्लियर है, वस्तु रुपए उतने ही हैं, लेकिन वस्तुओं में काउंट करना है। हानि जो काउंट की है किसमें की है, वस्तुओं में। तो मैं ये कहूंगा 10,000 में कितनी वस्तु दे रहा है, ये 80 वस्तु दे रहा है। तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य निकाल दो, 0 से 0, 8 एकम 8, बचेगा 2, 8 तिया 24, बचेगा 4, 8 ही पंजे 40, तो 135 क्या इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है साथियों, तो हम जब भी विक्रय मूल्य निकालेंगे प्रत्येक वस्तु का, तो टोटल वस्तु बटे जो मूल्य दिया है उसको डिवाइड कर देंगे, तो सीधे सीधे विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, रुपए बटे कुल वस्तु।
ठीक है साथियों, ये इसका बहुत छोटा सा इसका मेथड था। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। साथियों आपको बता दें, हम बहुत जल्द जीएस का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।